हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं अमित राठौर आपका स्वागत करता हूं फार्मेसी विद अस पर। और ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3, मेजर इंट्रानेशनल सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स और आयन कह लीजिए आप। जो आपके बी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो है फर्स्ट सेम का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं लेक्चर डाल चुका हूँ। तो आयंस तो बहुत सारे हैं, बट जो मैंने देखा है मेनली आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, व्हेन आई वाज आल्सो द स्टूडेंट, तो क्या प्रॉब्लम थी, हमको ये समझ नहीं आता कि हमको क्वेश्चन को लिखना कैसे है, हमको क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। तो ये हमें बहुत समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से, जिस पैटर्न में मैंने हर एक आपको फिजियोलॉजिकल आयन समझाया है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसी पैटर्न में लिखना है। ये लगभग मेरी ओर से एक एज ए फिजियोलॉजिकल आयन का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा। आपके लिए जो मैं होमवर्क आज देने जाऊंगा वो आप मैग्नीशियम और जो फॉस्फेट और जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन रह जाएगा वो आप खुद से लिख लेंगे और इसी पैटर्न में आप लिखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है उससे बाद में हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। और कैल्शियम ग्लूकोनेट से एक क्वेश्चन ऐसे भी जरूर बनता है यहाँ से, इस चैप्टर से, वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लेक्चर में डाल दूंगा। तो अब यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए, इससे पहले की वीडियोस आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट पड़ी होगी, मैंने इंट्रो भी डाला है, मैंने और बहुत सारे जो आयन्स हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम और इससे पहले जो लेक्चर है वो सभी मैंने डाले हुए हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, आइए। तो हम बात कर रहे हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम भी एक बहुत ज़रूरी, एक ऐसा फिजियोलॉजिकल आयन है जो बहुत सारे काम करता है। ठीक है, सर्वप्रथम जब आप इस किसी भी आयन के क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं इस चैप्टर से, तो आप जो है पोटेशियम का, जैसे कि आपने हेडिंग लगाया है, उसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे लोकेशन। तो लोकेशन में आपसे पूछा कि लोकेशन कहाँ मिलता है बच्चों, तो ICF का मतलब है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। ठीक है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। ठीक है, यानी आपकी जो इंट्रा जो शब्द बना हुआ है 100 बार बता चुका है, इनसे बना होगा, मतलब जो सेल के अंदर फ्लूइड है वहां पर ये कहीं है, ये जो आयन है, पोटेशियम का जो आयन है वो वहां पर कहीं है। ठीक है, अब आप मान करके चलिए कि नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए। नॉर्मल लेवल आप जो बुक का है वो मैंने लिखा है बुक के हिसाब से, पर जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि WHO अपनी गाइडलाइंस बदलते रहते हैं और हर साल रिसर्चेज होती हैं, तो रेंजेस तो लमसम वही होती है पर वेरी करती है, किसी बुक में कुछ, किसी बुक में कुछ। तो आप गूगल से भी देख करके लिख सकते हैं उसको। तो नॉर्मल लेवल क्या है, 3.8 से लेके 5.0 क्या है, 5.0 मिली करेंगे इसको, MEQ/L करके लिखेंगे इसको आप। ठीक है, ये यूनिट है। ठीक है, इस यूनिट का क्या मतलब है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मतलब 3.8 से है 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए। इसकी जो कंसंट्रेशन, इसकी जो नॉर्मल लेवल होनी चाहिए। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या ये करती है। तो पहला फंक्शन पोटेशियम जो करता है, आपको पता है आयंस हमारे न्यूरॉन्स के लिए, नर्व्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और पहला फंक्शन आप हमेशा इसका याद रखेंगे कि मसल कंट्रैक्शन में मदद करता है, स्पेशली जो कार्डिक मसल होती है, मैंने लिखा हुआ है कंट्रैक्शन ऑफ मसल, स्पेशली कार्डिक मसल में उसकी कंट्रैक्शन में ये मदद करता है। ठीक है, दूसरा मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस को ये जो है मेंटेन रखता है। ये पॉइंट तो आपको हर एक इलेक्ट्रोलाइट में लिख देना है, अगर ना याद रहे हर एक फिजियोलॉजिकल आयन में ये लिख देना है। तीसरा, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में भी ये आयंस बहुत मदद करते हैं, मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये रेगुलेट पीएच को रेगुलेट करने में भी ये आयन बहुत मदद करते हैं। कोई भी फिजियोलॉजिकल आयन है पीएच को रेगुलेट करने में, ऑस्मोटिक बैलेंस को
करने में और ट्रांसमिशन में भी वो मदद करता है लगभग। ये फंक्शन याद रखें, आप लिखने का पैटर्न याद रखें बच्चों। चलिए, एक यहाँ जो टर्मिनोलॉजी आई हाइपर कैलीमिया, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो आप मान के चलिए हाइपर, जहां पर हाइपर आया, हाइपर मान लोगे ज्यादा, लिख लो वहां पे ज्यादा, अपनी कॉपी और पेन लेके बैठा करो। कैलीमिया जो बात का वर्ड है, ठीक है, वैसे कैलीमिया लग रहा है आपको, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या है, मेरे बोलने में भी कोई दिक्कत हो सकती है, तो आप जो बोलते हैं वो बोलिए। कि इसमें क्या है कि पोटेशियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल जो है बढ़ जाएगा, पोटेशियम का लेवल जो है बढ़ जाएगा। अब जब पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा कैसे, नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आपको देखने के लिए मिली। रीजन क्या है, किडनी डैमेज यानी रीनल फेलियर लिख लो उसको, रीनल फेलियर मान के चलिए आप, फेलियर, ठीक है, किडनी डैमेज, आपकी किडनी में अगर डैमेज है कहीं, रेनल फेलियर के चांसेस है तो भी हो सकता है। दूसरा डिहाइड्रेशन बहुत, यानी खुश्की बनी रहती है, बार बार प्यास लगती है, ऐसे सिम्टम दिखने को मिलते हैं। और आपका गला जो है थ्रस्टी बना रहता है, उसमें बार बार गला सूखा रहता है, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस है। इसमें डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जो बॉडी फ्लूइड है वो लॉस हो जाएगा। तो बॉडी फ्लूइड अगर लॉस हो जाएगा, उसके साथ आयंस भी, जो आपके एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर आयंस है, उनका भी निरंतर लॉस बना रहता है। तीसरा कार्डिक डिजीज, कोई कार्डिक डिजीज है, जैसे कि एक कार्डिक डिजीज ऐसी हो सकती है कि दिल का जो धड़कन है वो अनियमित बन जाए, यानी घट जाए या बढ़ जाए या कुछ हो जाए, ठीक है, उसमें भी ये इसके कारण से हो सकता है। दूसरा सीएनएस डिप्रेशन अगर कोज होता है वो भी इसके कारण हो सकता है। सिम्टम देखने के लिए क्या मिलता है, मेंटल कंफ्यूजन इसकी वजह से देखने के लिए मिलता है, आदमी बोराया सा रहता है, कंफ्यूज रहता है। दूसरा मसल वीकनेस, जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था तो बहुत अच्छी बात थी, अब मसल वीकनेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दूसरा आता है इसमें हाइपोकैलेमिया करके। हाइपोकैलेमिया क्या टर्मिनोलॉजी है, हाइपो जहां पर आया उसका मतलब कम, और जो बाद में आया मतलब उसकी कमी हो रही है शरीर में। अब क्या हुआ, मतलब नॉर्मल से अगर कम हो जाता है तो ये हो जाता है, नॉर्मल से अगर कम, ठीक है। अब क्या हुआ, रीजन लोअर एब्जॉर्प्शन, इसका लोअर एब्जॉर्प्शन हो, एब्जॉर्ब ही ना हो पा रहा हो, जब एब्जॉर्ब होगा जब भी तो कुछ होगा। कहते नहीं बड़े बुड्ढे, अब तेरे गात में जो है ये लग नहीं रहा खाना, जो खाना लग नहीं रहा तेरे गात में, एब्जॉर्प्शन में कहीं दिक्कत है। जैसे फूड के एब्जॉर्प्शन में अगर कहीं दिक्कत है तो फूड से न्यूट्रिशन कैसे लोगे, फूड से जो विटामिन है, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे लोगे। उसी तरीके से मैल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना। ये जो विटामिन वगैरह है, ये जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी है, वो भी एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स हैं। और न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलता है, पोषक तत्वों से हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है। तो अगर पोषण कम हो गया यानी न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है आपको, तो वो एक मैल, जैसे कि मैल जो वर्ड आया, मैल से याद रखना मतलब फंक्शन अच्छा नहीं कर रहा वो चीज। मैल न्यूट्रिशन का मतलब है न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, न्यूट्रिशन उसको पूरा नहीं मिल पा रहा। तीसरा मान के चलिए डायरिया एक अहम लक्षण है। डायरिया हर एक में डिहाइड्रेशन होगी तो डायरिया ऑटोमेटिक होगा। और क्योंकि डायरिया में हम क्या अक्सर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लॉस ना हो, इसलिए हम ORS पिलाते हैं उसको, ले भाई ORS पी, 1 लीटर पानी में डाल के ऐसे पी लिए भैया, ठीक है। तो डायरिया तो मुख्य है। तीसरा यूरिन लॉस अधिकतर ऐसा भी देखने के लिए मिला है कि डायबिटिक थेरेपी अगर चल रही है तब भी यूरिन लॉस होता है, क्योंकि डायबिटिक्स क्या करते हैं, अधिक यूरिनेशन करते हैं, और उस केस में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है जल्दी से आयरन का। एक रीअब्जॉर्प्शन भी हो सकता है कि रीअब्जॉर्प्शन अच्छे से ना हो, एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। तीसरा, कोई हृदय संबंधी रोग, हार्ट डिजीज हो सकता है तो दिक्कत आ सकती है आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, आप कमेंट कीजिए यार, आप शेयर कीजिए भाई, आपसे तो हम, आप हैं तो हम हैं। और कोई दिक्कत हो तो उधर शूटिंग्स के लेक्चर सर डाल ही रहे हैं, इधर से मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी।
तो आई होप सो रात में एक लेक्चर शूट कर लेंगे एक आधा कोई जो मेन अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, अब लेक्चर नहीं छोड़ना है आपको। और मैं भी कोशिश करूँगा कि यार वो इलेक्ट्रोलाइट का जो थेरेपी वाला जो पोर्शन है वो मैं पूरा कर पाऊँ। आप बने रहिए, हमारे साथ रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।